डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का जो सिस्टम है, इस देश की जो व्यवस्था है, जिससे इस देश का जो सारा कारोबार चलता है, उसको डॉक्टर अंबेडकर और इनके साथ जो लोग उस समय थे उन्होंने मिलकर बनाया और उसी सिस्टम से आज हमारे देश में चल रहा है। आज चपरासी से लेके तो कलेक्टर तक और ग्राम पंचायत के मेंबर से लेके तो राष्ट्रपति तक, ये जो सारे जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का निर्माण करने वाला, ये सिस्टम का डिजाइन करने वाले ये डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। उन्होंने एक किताब बनाया, उसी किताब का नाम कॉन्स्टिट्यूशन है और हिंदी में उसको हम संविधान कहते हैं। नियमों का पुलिंदा, कानून, एक व्यवस्था चलाने के लिए नियमों की किताब, वो इन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया। और इनके बारे में सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं होती है वो इस देश का जो कमज़ोर तबका है, इस देश का जो किसान तबका है, मजदूर तबका है, वो इनको ज़्यादा बड़ी संख्या में इनको याद करता है। वो इसलिए कि इनसे पहले इस देश में जो चल रहा था वो ठीक ठाक नहीं था, उसमें लोग परेशान थे, उसमें लोग बेबस थे, लाचार थे, तकलीफ में थे। तो उस तकलीफ को ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी और वो सिस्टम इस देश में जो उस समय था, उस सिस्टम में सभी लोगों को फ़ायदा नहीं था। तो उस सिस्टम को बदल करके एक नया सिस्टम, एक नया कानून, एक नए नियम समाज को संचालित करने का, देश को संचालित करने का, देश की हुकूमत को चलाने का जो प्रोग्राम बनाया वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों लोगों ने मिलकर के बनाया और उससे आज हम सब सुखी सुरक्षित है, आज हम सब चल रहे हैं। साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो जयंती कार्यक्रम है वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मनाते हैं। अभी हमारे से पहले हमारे साथियों ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर को अमेरिका जैसे राष्ट्र ने उन्हें ज्ञान का सूर्य कहा, ज्ञान का सूर्य कहा, अर्थात जो वहाँ के जितने भी ज्ञानी लोग थे, जितने भी जानकार लोग थे, उनके लोगों से भी ज़्यादा जानकार उनको इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर के रूप में ये नजर आए, बाबा साहब नजर आए। अब बात ये है कि हमारे देश में जब अच्छा कानून है, अच्छी व्यवस्था है, तो फिर इसके ऊपर समय समय पे उंगलियां क्यों उठती है? इसमें सब लोग आ जाइए, बैठिए। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे देश का कानून इतना अच्छा है, सारी व्यवस्था ठीक ठाक है, तो हम लोग आए दिन समाचारों में, टीवी चैनलों पर, पेपरों में खबरें पढ़ते हैं कि वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। कई किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, कई मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, कई छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कई सैनिक आंदोलन कर रहे हैं, हर सरकारी डिपार्टमेंट के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने विभाग में अपनी मांगों को लेके आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेके आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अपनी पढ़ाई को लेके आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ तक देखने में आया कि मजदूर भी समय समय पे अपनी मांगों को लेकर के इस देश में आंदोलन कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये जो भारत का संविधान है, ये ज्ञान की किताब है। ये अपने आप में एक मैं कहूँ कि जो ये संविधान है, ये संविधान ही क्रांति को जन्म दे रहा है। ये क्रांति को जन्म इसलिए दे रहा है कि इसमें जो लिखे नियम है, इसमें लिखे जो लाभकारी, जो कल्याणकारी जो बातें हैं, जो नियम है, वो जब लोगों को नहीं मिलेंगे तो वो इस किताब में पढ़ करके अपने अधिकार जान जाते हैं। और जब वो अधिकार जान जाते हैं, वो इस कानून की किताब में अपने अधिकार, भाई अपने कर्तव्य को जब वो करने लगते हैं, लेकिन कर्तव्य के मुनासिब जब उनको अधिकार नहीं मिलता है, तो फिर वो उस कानून को पढ़ करके ही वो विद्रोह करने लगते हैं, अर्थात वो सिस्टम से बगावत करने लगते हैं। बगावत नहीं बल्कि सिस्टम से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं। तो इसीलिए आज जो आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन की एकमात्र वजह है भारत का संविधान। यानी कि जब लोगों को काम बता दिया कि मजदूरों का ये काम है, किसानों का ये काम है, व्यापारियों का ये काम है, छात्रों का ये काम है, कर्मचारियों का ये काम है,
उद्योगपतियों का इस तरह का काम है, और ये सारे काम इन नियमों के तहत होगा। जब ये तमाम क्षेत्र के लोग नियमों से अपने काम को करने लगते हैं और उन काम के मुताबिक जब उनको फायदा नहीं होता, तो वो ये समझते हैं कि जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, अर्थात जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, कहीं न कहीं वो बदमाशी कर रहे हैं, तो वो सरकार के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारे राज्य की राजधानियों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी आप सबको मालूम होगा कि मतदाता भी आंदोलन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो भारत में हो रहा है। आज यहाँ का जो मतदाता है, अभी आचार संहिता चल रही है, हमारे राज्य देश में चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव में जो वोट देने वाला जो मतदाता है, वो मतदाता भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। वो किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है कि मैं जो वोट डालता हूँ, मेरे वोट से यहाँ एक आदमी एक वोट और एक कीमत, वन मैन वन वोट और वन वैल्यू, ये सिस्टम है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। तो जब उसको ये लगता है कि मेरे को बराबरी का अधिकार है वोट डालने के लिए, तो मेरे बच्चा बेरोजगार क्यों है? मैंने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, मैंने उसको फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाया, मैंने उसको मेडिकल की लाइन में भेजा, मैनेजमेंट की लाइन में भेजा, उसको आईएएस बनने के लिए भेजा, आईपीएस बनने के लिए भेजा, उसको जज बनने के लिए भेजा, पूरी पढ़ाई किया, पूरी मेहनत किया। अब मेरा बच्चा बेरोजगार क्यों है? तो पिता भी चिंतित है, माँ भी चिंतित है, परिवार भी चिंतित है, और वो छात्र जिसने पढ़ाई किया है वो भी चिंतित है। तो जब उसको ये लगता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, उच्च शिक्षा लेने के बाद बेरोजगार क्यों हूं, तो वो अपनी बेरोजगारी की वजह तलाशता है। तो उसको तलाशने में नजर आता है इस देश का सिस्टम, इस देश की व्यवस्था, इस देश की सरकार में उसको कहीं ना कहीं नजर आती है, खामी नजर आती है, तो वो सरकार से लड़ने के लिए निकलता है। तो जब ये लगा मतदाताओं को कि हम बार बार चुनाव लड़ने वाले हमारे बीच में आते हैं, हमें समझाते हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनने गलत किया हम सही करेंगे, उनने पिछली बार वादा किया था पूरा नहीं किया, अब इस बार हम वादा करते हैं और पूरा करेंगे। तो घोषणा पत्रों में लिखते हैं, वो संकल्प पत्र बोलते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि हमें अगर आपने सरकार में चुन के भेजा तो हम 5 साल में ये संकल्प लेते हैं कि ये काम हम देश की जनता के हित में करेंगे। जब वो संकल्प पूरा नहीं होता तो ये मतदाता देखता है, ये वो पिता देखता है, वो माँ देखती है जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो किसान देखता है जो अपनी चिलचिलाती हुई धूप में, कड़कड़ाती हुई ठंड में मेहनत करता है, जमीन का सीना चीर करके, और वो अन्न पैदावार करता है, और जब उसको उचित दाम नहीं मिलता तो वो फिर विद्रोह करता है। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, 6-7 हजार किसान मारे गए थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मतदाता जो विद्रोह कर रहा है, ये सब पहली बार आया। मतदाता का ये कहना है कि साहब मैं जहां वोट डालता हूं वहां वोट ही नहीं जाता, मैं जिस राजनीतिक दल को वोट डालता हूं वो वोट कहीं और दूसरी पार्टी को चला जाता है। तो उसने शक और शुबा पैदा कर लिया कि वो जो मशीन है जिसमें वोट डाला जा रहा है, उस मशीन से मेरे वोट को बदला जा रहा है। उसका विश्वास खत्म हो गया। जैसे ऐसे पेपरों में पढ़ने को आता है, टीवियों में सुनने को आता है, देखने को आता है, आपस में हम जिस समाज में रहते हैं वहां एक दूसरे से बात सुनने में आती है। एक कोई उम्मीदवार था छत्तीसगढ़ में, एक राजनीतिक दल का, वो कह रहा है कि मैंने 10-15 लाख रुपए खर्च किए चुनाव में, और मेरी महिला ने, मैंने, मेरे पिता ने, मेरे परिवार के लोगों ने वोट डाला, तो मेरे को उसने ये कहा कि मेरी पत्नी ने भी शायद मेरी बात नहीं मानी होगी, वो शायद मेरे से राजनीतिक मामले को लेकर संतुष्ट नहीं होगी। तो मैं तो संतुष्ट था, मैंने जब फॉर्म भरा, मैं पागल तो नहीं था, तो मैंने जब वोट डाला तो वो मेरा वोट मुझे मिला ही नहीं, मेरी पोलिंग पे मेरा ही वोट नहीं निकला। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मतदाता भी सरकार के सिस्टम के खिलाफ, वो ये कहने लगा मतदाता भी कि मैं जिस पार्टी को वोट डालता हूं, मैं सरकार बदलना चाहता हूं, मैं ऐसी सरकार लाना चाहता हूं जो यदि मैं किसान हूं तो वो मेरे लिए फायदा करे, अगर मैं मजदूर हूं तो मेरे लिए फायदा करे, अगर मैं छात्र हूं तो मेरे लिए फायदा करे, अगर मैं व्यापारी हूं तो मेरे लिए फायदा हो। ऐसी वो सरकार बनाना चाहता है। और जो उसके सामने सरकार है उससे उसका अगर विश्वास उठ गया,
और वो नए व्यक्ति को अगर नेता बनाना चाहता है, अपने क्षेत्र का विधायक बनाना चाहता है, अपने क्षेत्र का सांसद बनाना चाहता है, तो वो जिसे बनाना चाहता है वो बन नहीं रहा, उसके बीच में एक रुकावट है। वो रुकावट कौन सी है? वो मशीन वाली। तो वो मतदाता आंदोलन कर रहा है कि मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए, मशीन की जगह बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो ये मांग चल रही थी। मैं भी उस कड़ी में दिल्ली में गया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें मैं भी गया था। मैं भी चाहता हूं कि हाँ, हमारे देश में पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो हम भी गए थे उसमें। जब हमने देखा तो वहां लाखों लोग इकट्ठा थे। सभी की एक मांग थी कि ये मशीन बंद होना चाहिए और जो पहले जो वोट होता था वो वोट अभी होना चाहिए। तो वो बात मानी नहीं गई। आचार संहिता लागू कर दी, चुनाव की घोषणा हो गई। तो फिर कुछ बुद्धिमान लोग जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो कानून पर मजबूत पकड़ रखते हैं, हर बारीकी को जानते हैं, हर धारा का उनको ज्ञान है, तजुर्बा है, ऐसे कुछ जानकार लोग वकीलों के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत सत्ता पर नकेल कसने वाली, सत्ता को नियंत्रित करने वाली, सत्ता को रोकने वाली, उसकी बर्बरता को रोकने वाली, कंट्रोल लगाने वाली अगर कोई देश में संस्था है तो है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। तो वो जानकार जो वकील लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया, अपना एक मांग पत्र दिया कि देश का मतदाता, बहुसंख्यक मतदाता, ज्यादा संख्या में मतदाताओं का ये कहना है कि साहब हम वोट तो डालना चाहते हैं लेकिन मशीन से नहीं डालना चाहते हैं, हम बैलेट पेपर से वोट डालना चाहते हैं। लोग ये चाह रहे हैं। तो उन जानकार लोगों ने जब ये देखा, उन वकीलों ने, कि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि मशीन से ही वोट डलेगा, तो उन्होंने देखा कि अब कैसे इस पे रोक लगाई जाए। तो उन्होंने ये आवेदन में ये कहा कि हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है माननीय न्यायालय से कि आप मशीन से वोट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जरा भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी मांग इतनी सी है कि वो मशीन है, ईवीएम मशीन, वो जो संख्या बताती है उसको भी गिना जाए, उसको भी देखा जाए, उसको भी महत्व दिया जाए। लेकिन साथ में जो पर्ची निकलती जब हम वोट डालते हैं, तो वो जो पर्ची हमारी नजर में 7 सेकंड के लिए दिखती है, वो पर्ची ऐसे दिखती है और कट के वो उस मशीन में गिर जाती है। तो वो मशीन की पर्चियों की गिनती भी की जाए। पर्ची जो गिरी है, हमने वोट डाला है, आपने डलवाया है, और वो जो पर्ची गिरी है, तो उनका ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट में गए वकीलों का, उनने ये मांग पत्र रखा है, याचिका लगाई है कि वो जो पेटी में जो मशीन की जो पर्ची गिरी है वो टोटल मशीनों की गिनती की जाए, वो बैलेट पेपरों की, मतलब वो मतदाता पर्ची है उसकी गिनती की जाए और उससे भी मिलान किया जाए उस ईवीएम मशीन से। ईवीएम मशीन है उसका और वो जो पर्ची है, दोनों का मिलान किया जाए, 100% मिलान किया जाए। तो साथियों, हम सब ईश्वर से, कुदरत से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करें, निवेदन करें, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, इस लोकतंत्र में हमारी आस्था का सवाल है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारी मांग, वकीलों की मांग जो जनता की तरफ से उठाई गई है, अगर वो मांग मान ली जाती है और 100% वो बैलेट पेपर जो वो मशीन की पर्ची है उसका मिलान हो जाता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि चुनाव में सुधार आ जाएगा और पारदर्शी चुनाव आ जाएगा। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो किसी की भी दल की बन जाए, अगर वो सरकार बनने के बाद अगर मान लीजिए जनता ने ज्यादा उनको ही चुन लिया, किसी भी दल को चुन लिया, और वो सरकार जब हमारे देश में काम करेगी 5 साल, तो फिर हम उसके काम का मूल्यांकन करेंगे, हम उसके काम की बारीकी से उसको समझेंगे। किसानों के लिए उसने जो बोला वो किया कि नहीं, मजदूरों के लिए जो बोला वो किया कि नहीं, व्यापारियों के लिए बोला वो किया कि नहीं, छात्रों के लिए जो कहा है वो किया कि नहीं। ये 5 साल हम मूल्यांकन करेंगे, उसके काम का आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद हम निर्णय लेंगे कि यह सरकार ने जो कहा था वो किया है, यानी हम सरकार के काम से संतुष्ट हो जाएंगे, और अगर गलत काम किया तो हम वापस 5 साल बाद
क्योंकि यही खूबसूरती लोकतंत्र की है। हम फिर उस सरकार के सामने एक नए विकल्प के रूप में, एक नए विचारों के रूप में उसके सामने आएंगे। लेकिन कम से कम आज ये तो हो कि जो मांगे हमारी है, जो मांग हमारी है कि मतदाता पर्चियों के पूरी का मिलान हो, ये होना चाहिए। हम भी यही कहते हैं। तो मैंने ये टॉपिक उठाया क्योंकि इस महापुरुष ने इस देश की जनता को वोट का अधिकार दिया। इन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो राजा वोट डालेगा वो भी एक डालेगा, और जो आम प्रजा है वो जब वोट डालेगी वो भी एक ही डालेगा। और इस देश के धन धरती में सबका बराबर बराबर बंटवारा होगा। सब शिक्षित होंगे, सब जानकार होंगे, सबके हाथ में पेन होगा, सबको एक जैसी शिक्षा दी जाएगी। और उसके बाद जब पूरे राष्ट्र की जनता जब एक जैसी लिखाई पढ़ाई करेगी, एक जैसे कानून को मानेगी, तो फिर जो होगा, इनने ऐसा कानून बनाया तो क्यों नहीं वो चीजें हो रही है? ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? ये किसान आंदोलन क्यों का हो रहा है, कर रहे हैं? ये पुलिस वालों को क्यों गोली चलानी पड़ती है? आदेश का पालन क्यों करना पड़ता है? हम जब वहां गए तो बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे जो कर्मचारी थे वो ये बात कर रहे थे कि इसमें हमारे अपने भी आए हैं। जो दिल्ली पुलिस है उसमें आसपास की ज्यादा भर्ती होती, तो वहां जब उनके गांव के लोग आते हैं तो आजकल मोबाइलों पे बात होती है कि भैया आप पुलिस में हो, आप फोर्स में हो, हम भी प्रदर्शन करने आ रहे हैं। तो वो जब उसके कंधे पे बंदूक होती है तो उसके अंदर ये विचार आता है कि इस भीड़ के अंदर एक मेरा अपना भी है, इस भीड़ में मेरा अपना भी है, मेरा काका है, मेरा पड़ोसी है, मेरे गांव का किसान है, मेरे गांव का मजदूर है, जो अपनी मांग को लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट करने आया है। जब उसको आदेश मिलता है तो उस आदेश से पहले उसके दिमाग में एक बात गूंज जाती है कि मैं कैसे अपनों पे गोली चलाऊंगा, लेकिन वो सिस्टम से बंधा हुआ होता है। तो ऐसे आंदोलन जो हो रहे हैं वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहे हैं। जो कानून है उसका सही पालन नहीं हो रहा है, सिस्टम को बदला जा रहा है, सिस्टम के विरुद्ध काम किया जा रहा है। हम सिस्टम को मानने वाले लोग हैं, हम किस सिस्टम में भरोसा करने वाले लोग हैं। और डॉक्टर अंबेडकर साहब की यही खूबसूरती है, ये देश को मजबूती देना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत, जहाँ दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, भाईचारा हो, कोई किसी की हत्या ना करे, कोई किसी को ना सताए, सब खुशहाल हो, यही तो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, यही तो महापुरुषों ने कहा है। लेकिन हम बड़े गंभीर हैं इस देश में, हम बड़ी मनन चिंतन में कभी कभी खो जाते हैं कि बड़े बड़े आयोजन करते हैं जहां लाखों लोग आते हैं, प्रवचन सुनने वाले प्रवचन करते हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना, प्रवचन करने वालों के मुंह से एक शब्द हमने नहीं सुना कि जाति ग्रहण खत्म होना चाहिए, जाति उन्माद खत्म होना चाहिए, ये जो वर्गीय संघर्ष है ये खत्म होना चाहिए, ये जो धार्मिक जो फसाद है ये बंद होना चाहिए। ऐसा कभी किसी प्रवचन करने वाले के मुंह से टीवियों के ऊपर हम लोगों ने नहीं सुना। शायद आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना। आपने सुना है? नहीं सुना। तो ये जब इनकी बात आप मेरे सामने बैठे हो, ऐसे जब एक बहुत बड़ा प्रवचन करने वाला व्यक्ति उसके सामने लाखों लोग बैठे होते हैं तो उसको बड़ी आसानी से उसकी बात पे अमल हो जाता। तो उसको कहना चाहिए ना कि लड़ो मत, घृणा मत करो, प्रेम करो, इंसान से इंसान को प्रेम करो, आपस में छुआछूत जातिवाद छोड़ दो, हम सब ईश्वर की बनाई हुई संतान हैं, हम सब समान हैं, हम सब एक ही ईश्वर की औलाद हैं। हर आदमी 9 महीने पे पैदा होता है, सबके हाथ में 5 उंगली होती है, एक जबान होती है, 2 आंख होती है। कुदरत ने समान रूप से हमको बनाया, हम एक जैसे पैदा होते हैं। इसलिए काहे का लड़ना, काहे का बेर, ये सब खत्म होना चाहिए। अभी इस देश में अमन चैन शांति हो जाए, सरकार को जरूरत ही नहीं पड़े हमारे पास फोर्स लगाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये खेत का विषय है। इसलिए मैं अंबेडकर जयंती के पावन मौके पर ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भारतीय संविधान में विश्वास करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ,
गांव में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, उनमें भाईचारा पैदा करो। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई जात नहीं होती है, हम सब समान हैं। इसलिए हमको मिल के रहने की जरूरत है। ये संदेश डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है कानून के रूप में भी और जीते जी भी। इन्होंने कहा प्रेम से रहो, दया करो जीवों पे, करुणा होना चाहिए हमारे हृदय में, एक दूसरे के प्रति दया होना चाहिए। हम मिलके रहें, हम सब मिलके रहेंगे तो देश मजबूत होगा। यही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संदेश दिया। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं, इनकी जो जयंती होती है तो उसमें माला तो वो पहनाते हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं, माला पहनाते हैं, और लेकिन इनका जो विचार है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, इन विचारों पे ताला लगाने का काम करते हैं। जयंती से बाहर गए और अंबेडकर का कानून बदलना है, अंबेडकर की विचारधारा समाज में बढ़ने से रोकना है। अंबेडकर की ऐसी विचारधारा जिसने सबको बराबर कर दिया, सबको वो छोटा बड़ा सबको एक जैसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जे की पीढ़ी पे खड़े हो के वहीं रहना चाहिए। तो भैया ये मालिक से भी कह दो, ये ईश्वर से भी कह दो कि जब सूर्य निकलता है तो वो अमीरों के घर पे भी रोशनी डालता है, गरीबों के घर पे भी, छोटी जात वालों के घर पे भी डालता है, बड़ी जात वालों के घर पे भी डालता है। ये कुदरत से कह दो कि हम जो कहेंगे वही होगा। ये जो जमीन से पानी निकलता है, इसको बड़ा आदमी भी पीता है तो प्यास भग जाती है, गरीब आदमी पीता है तो प्यास भग जाती है। पानी का संबंध प्यास से है, छुआछूत से, ऊंच नीच से नहीं है। जब शाम होती है तो सभी के घरों में अंधेरा होता है, और जब सुबह होती है तो सभी के घरों में प्रकाश होता है। ये कुदरत के नियम को डॉक्टर अंबेडकर ने फॉलो किया, और डॉक्टर अंबेडकर ने रास्ता बताया कि कुदरत के नियमों से जुड़ो। ये महान धर्म है। जब मरेंगे तो अंत में हमारी आत्मा को, हमारे मन को हम खुशी खुशी प्राण त्याग देंगे। हमारे बाद हमारे बच्चे भी इस पद चिन्हों पे चलेंगे कि कुदरत के बनाए हुए नियम पे चलो। कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो संविधान भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यही तो संविधान में लिखा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं। जो संविधान से नफरत करते हैं, संविधान उनकी भी रक्षा करता है। जो अंबेडकर से नफरत करता है, अंबेडकर का कानून उनकी भी रक्षा करता है। कितना महान ये महापुरुष रहे हैं। इनकी जयंती के ऊपर आप सब आए, आपने समय दिया, आपको कोटि कोटि साधुवाद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।